Class 7 History Chapter 5 Part 2. Class 7 History NCERT Chapter 5 Part 2. As each new dynasties came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers, constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. Especially important is an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the learned and pious, and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their root and their realm. यहाँ देखिए क्या कि शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। देखिए यहाँ पर एक मिनट, ये व्यवस्था तो नहीं। देखिए सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाले। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना का स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। अब आगे यहाँ पर देखिए कि इट वाज वाइडली, इन सब से ब्राउट फैम टू देयर रूल एंड देयर रिलेम। देखिए यहाँ पर ख्याति, रिलेम मतलब कुछ क्षेत्र हो गया, राज हो गया। देखिए इट वाज वाइडली, ब्राउट फैम मतलब क्या, ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। इट वाज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ ए जस्ट ए किंग इट वाज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ ए जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ plenty when the heavens would not be without rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi, Koana. It was called the Hauj-e-Sultani or the King's Reservoir. Can you find it on map 1 in chapter 3? Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of a temple mosque, not the small tank in the Jami Masjid in figure 7, or a Gurdwara, a place of worship and congregation for 6 figure 8. देखिए यहाँ पर जो व्यापक समझ, यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए व्यापक समझ यह थी कि देखिए वाइडली बिलीव मतलब हो गया कि व्यापक समझ हो गया। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना स्थान चित्र 8 का हिस्सा होते थे। देखो सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे गुरुद्वारे। अब यहाँ देखिए एक खास जो यहाँ पर फिगर दिया गया, वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जल की महत्व की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए हम क्या कि देखिए द परसेंट टर्म आबाद पॉपुलेटेड, प्रोस्पिरस एंड आबादी फ्लोरिशिंग आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब मीन्स वाटर। देखिए फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद उस सब जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है।
उसके बाद देखिए हरमंदिर साहिब यहाँ पर जो कहा गया देखिए हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल विद द हॉली सरोवर टैंक इन अमृतसर हो गया। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर की बात यहाँ पर हम करते हैं। व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, देखिए व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, देखिए बिकॉज मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, देखिए बिकॉज किंग्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे attacked the one another's kingdom, they often targeted these buildings. In the early 19th century, when the Pandyan kings when the Pandyan kings देखिए यहाँ पर व्हेन द पांड्यन किंग्स, यहाँ पर आपको जो पांड्यन पांड्यन किंग्स श्री वल्लभा invaded श्रीलंका एंड डिफीटेड किंग सेना। देखिए यहाँ पर क्या कि सेना फर्स्ट 831 to 851 द बुद्धिस्ट monk and chronicler Damakitty noted he removed all the valuable the statue of Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden image in the various monasteries. All these he seized. The blow to the pride of Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sena to order his general to invade Madurai, the capital of Pandya. The Buddhist chronicle noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. देखिए राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती थी कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-851 को पराजित किया, और मतलब राजा श्रीमल का शासन 831-851 राजा। देखिए यहाँ पर कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-851 तक राजा सेन प्रथम को पराजित किया, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु एवं इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सीली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सीली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। अब आगे हम देखिए क्या कि देखिए सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, यहाँ पर सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट ए शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल ही फिल्ड इट विथ प्राइज्ड स्टैच्यूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड ए सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्य, ए गणेशा स्टैच्यू एंड several statue of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav, a form of Shiva and Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and a Kali statue from the Pallavas of Bengal. यहाँ देखिए इसी तरह आपको 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति।
अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें जो कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वाज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द सब कंटिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लोकेटेड एंड लूटेड देखिए एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम but by destroying temples, especially the one at Somnath. He tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship or of defeated rulers. अब देखिए गजनी का जो सुल्तान थे, यहाँ देखिए गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तब उनके धन और मूर्तियों को लूटा। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करते थे। फिर देखिए यहाँ पे एक मुगल चारबाग बाग का एक नक्शा यहाँ पर दिया गया था। पहला यहाँ देखिए द चारबाग बाग इन हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली 1562 to 1571। देखिए हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली 1562 से 71 तक क्या है। इसके बाद देखिए आप आगे जो आप इमेज देख रहे हो आपके यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर टेरेसेड चारबाग एट शालीमार गार्डन्स कश्मीर 1620 एंड 1634। यहाँ पर फिर आपको जो ये इमेज कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग 1620-1634। इसके बाद देखिए द चारबाग एडप्टेड हैज द रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बाड़ी 1637। लाल महल बाड़ी में चारबाग को तटीय भाग के रूप में अपनाया गया 1637 में। इसके बाद ये नक्शा हुआ। इसके आगे यहाँ पर देखिए है इसके बाद यहाँ पर जो मुख्य बातें आपको थी ये पूरी तरह से हो गया। ये फिगर 8 आपको यहाँ पर दिया गया हरिमंदर साहब गोल्डन टेम्पल विद ए हॉली सर्वर टैंक इन अमृतसर। यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे थे वो क्या हरिमंदर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर में है वो यहाँ पर इमेज है। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन व्हाट वे डू यू थिंक देखिए यहाँ पर जो कहा इन व्हाट वे डू यू थिंक द पॉलिसीज ऑफ राजेंद्र फर्स्ट एंड महमूद ऑफ गजनी वर ए प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स हाउ वर द एक्शन ऑफ द टू रूलर्स डिफरेंट। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। अब ये गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स की बात की बाग मकबरे तक किले की बात करते हैं यहाँ पे। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन दिस ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वैलीड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। देखिए मुगलों का अधीन वास्तुकला और जटिल हो गई और अधिक जटिल हो गए। बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला। बाबर हुमायूं यहाँ देखिए क्या कि बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां बाबर हुमायूं देखिए यहाँ पर क्या कि बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला। यहाँ देखिए क्या इस साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि रहते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। अब देखिए दीज गार्डन्स वर यहाँ पे क्या कि दीज गार्डन्स वर कॉल्ड
यहाँ पे आपको देखिए क्या कि बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वैलिड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चाबहार। देखिए 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन into quarters beginning with Akbar. Some of the most beautiful चाबहार were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, आगरा एंड दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कि देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट turned to the tombs of his Central Asian ancestor Timur, the central towering dome and the tall gateway Pistak, देखिए Pistak became important Mughal architecture. देखिए the first Mughal architecture first visible in Humayun Top. The tomb was placed in the entire of a huge former Chabahar and built in the tradition known as Eight Paradise or Hast Bisist, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि 4 हिस्सों में, देखिए 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण, 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण 4 बाग कहते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरों में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक। यहाँ पर देखिए क्या कि पिस्तक, हाँ यहाँ देखिए क्या कि पिस्तक मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गई। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्ग अथवा हस्त बीही सत्य की परंपरा हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। अब आगे इसमें जो आपको कहा गया, देखिए फिगर आपको है द थ्रोनी बालकनी इन द दीवान ए आम इन दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648। देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया, ये आपको इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं दीवान आम का इमेज हो कहीं ना कहीं। देखिए इमेज तो यहाँ पर दीवान आम का नहीं है, फिगर आपको कितना 12 में फिगर आपको यहाँ पर शो किया गया। यहाँ पर फिगर आप देखिए दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा, दिल्ली में आपको दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1628 में पूरा किया गया था। तो फिर आपको आगे यहाँ पर एक और इमेज आपको देखिए चित्र, देखिए यहाँ पर जो फिगर आपको 10 की बात की उसको यहाँ पर देखिए फिगर 10 आपके यहाँ पर कहा गया क्या A1590 पेंटिंग्स ऑफ बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट ए चाबहार इन काबुल। फिर यहाँ पर देखिए क्या नोट हाउ द इंटरेस्टिंग चैनल्स ऑन द पाथ क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक 4 बाग डिजाइन। देखिए यहाँ पर काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दे कैसे रास्तों पर एक दूसरे को काटती नहर 4 बाग योजना की विशेषताएं बताती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आगे यहाँ पर आपको है कि टॉम, देखिए आप फिगर 11 यहाँ पर देखिए कि टॉम ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571। कैन यू सी द वाटर चैनल्स। अब देखिए क्या 1572-1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, क्या आप नहरों को देख सकते हैं। उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखिए, हाँ अब आगे यहाँ पर देखिए इट वाज ड्यूरिंग, यहाँ पर जो खास बात है आपको कही गई है। आपको देखिए एक चित्री धूसर का यहाँ पर एक आपको क्या चित्री धूसर को समझने का प्रयास किया, जिसको अंग्रेजी में पित्रादूरा बोलते, पित्रादूरा मतलब क्या, पित्रादूरा जिसको बोलते हैं पित्रादूरा। आपके यहाँ पर ये समझने का प्रयास करता है कि ये होता क्या है। देखिए यहाँ पर पित्रादूरा जो उसको समझिए। देखिए पित्रादूरा कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशन कन्वेड इनटू मार्बल पित्रादूरा देखिए यहाँ पर क्या कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्वेड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। यहाँ जो कहा गया देखिए उत्कीर्णित, देखिए यहाँ पर उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा
कहा उसको यहाँ पर देखिए ताजमहल, देखिए ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643। यहाँ में जो आपको बात कहा गया देखिए द ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643। आगरा में जो ताजमहल उसको 1643 ईस्वी में पूरा किया गया। अब आगे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए इट वाज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन, देखिए इट वाज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन से। अब अकबर के बाद तो हम यहाँ पर कर चुके थे। अब यहाँ पर इट वाज ड्यूरिंग, देखिए यहाँ पर क्या इट वाज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेंस, इट वाज ड्यूरिंग, देखिए यहाँ पर क्या इट वाज ड्यूरिंग शाहजहाँ रेंस दैट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज्ड टुगेदर इन ए ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस। हिज रेन विटनेस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवान ए खास ओ आम वर केयरफुली प्लान्ड placed within a large courtyard. These courts were also described as चीची, देखिए चीचिल सुटून और 40 पिलर हॉल्स। यहाँ देखिए शाहजहाँ के, यहाँ देखिए क्या शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मिलते जुलते मस्जिद से बनाए गए थे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहाँ के जो सभा भवन थे वह विशेष रूप से, देखिए शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए तो उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नवाज खुदा मुसलमानों के सामने की दिशा, आपके यहाँ पर दिशा कहा, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और ही मुँह करके बैठता था। इस वास्तु इस यहाँ देखिए क्या कि इस एक जस्ट में था ये नहीं हुआ। शाहजहाँ के यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर होना चाहिए कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में अनुवत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतूर अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए आपको है आगे यहाँ पर आपको शो किया गया है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या कि शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल ए मॉस्क। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर सिंस एवरीबॉडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन। द आइडिया ऑफ द किंग हैज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर्स। देखिए शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नवाज खुदा मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। फिर आपको यहाँ देखिए क्या कि द कॉमन देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहाँ इन हिज देखिए इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर ए सीरीज ऑफ पित्रादुरा देखिए इनलेज दैट डिपिक्टेड द legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus music could calm ferocious beasts until they coexisted together peacefully. The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equal, creating a world where all could live together in harmony. देखिए शाहजहाँ दिल्ली के यहाँ पर देखिए शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले शाहजहाँ ने दिल्ली के यहाँ पर देखिए क्या शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक
आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए उसके देखिए शासन के यहाँ पर जो आपको आगे कहा उसको यहाँ पर देखिए इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेन। देखिए यहाँ पर क्या इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेन शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा। देखिए यहाँ पर क्या इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा, ए सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। दीज वर सेट इन मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चाबहार format. The Chabahar garden also had a variation that historians describe as the river front garden. In this the dwelling was not located in the middle of the Chabahar but at its edge close to the bank of river. अब आगे आप देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन। देखिए शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहास का नदी तटबाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा था कि शाहजहाँ अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन्स इन द ले आउट ऑफ ताजमहल in the layout of Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. शाहजहाँ, अब यहाँ देखिए शाहजहाँ एक मिनट अब यहाँ पे क्या शाहजहाँ डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म हैज ए मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट nobles had to the rivers in the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi. The imperial palace commanded the river front. Only especially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि शाहजहाँ अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद मार्बल का देखिए यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहाँबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपापात अभिजात जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिखों को ही नदी तट तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अब आगे यहाँ पर देखिए एक नक्शा आपके यहाँ पर शो किया गया, उसको यहाँ पर देखने का प्रयास। इससे पहले आपको जो चीज़ें वो हो चुकी थी। अब देखिए फिगर 14 में यहाँ पर कहता है आपको फिगर 14 जो है उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए ए रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए मैप ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा, नॉट हाउ द गार्डन प्लेसेज of the nobles are placed on both banks of Yamuna. The Taj Mahal is on the left. Compare the layout of Agra with Shahjahanabad in Delhi in figure 15. अब देखिए एक नक्शे से आगरा के नदी तटबाग शहर का पूरा कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं और हैं। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहाँबाग की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। फिर आपके यहाँ देखिए इसमें आपको मैप दिया गया यमुना नदी। अब आगे यहाँ देखिए फिगर 15 में कहता क्या 1850 मैप ऑफ शाहजहाँबाद वेयर इज द एम्परर रेसिडेंस। द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड बट डिड यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन्स हैज वेयर कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड जामी मस्जिद। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या है देखिए कि 1850 का शाहजहाँबाद का बड़ा नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग एवं जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? उसके बाद आपको यहाँ पर आगे जो आपको देखिए हो, उसके बाद आगे यहाँ देखिए एक फिगर आपको इसका देख लीजिए फिगर जो आपके यहाँ पर शो किया गया है।
फिगर 16 के यहाँ पर देखिए, फिगर 16 जो आपके यहाँ कहता है इसमें देखिए, इंटीरियर ऑफ द टेम्पल गोविंद देव इन वृंदावन 1590 द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन, नोटिस 2 आउट ऑफ 4 इंटरेस्टिंग arcs that made the high ceiling roof. This style of architecture is from northeast Iran खुरसान एंड वाज यूज इन फतेहपुर सिकरी। देखिए यहाँ मंदिर है आपको, देखिए वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो देखिए 4 में से 2 प्रतिच्छेदी मेहराओं पर ध्यान दें जिनसे इनकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया था। तो फिर अब आगे यहाँ पे कहा गया रीजन एंड एम्पायर की बात आपको यहाँ पर की गई। देखिए क्षेत्र एवं साम्राज्य की बात आपके यहाँ पर है। देखिए रीजन एंड एम्पायर की बात आपको की गई है, क्षेत्र एंड साम्राज्य की बात आपको यहाँ देखिए। हैज़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, देखिए हैज़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th and 18th century. There was also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stable of rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda. See chapter 6. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. अब यहाँ देखिए क्या कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। अब देखिए द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्राउट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्पेड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। मुगल रूलर्स वर पार्टिकुलरली स्किल इन अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। देखिए इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड ए रूफ दैट वाज designed to resemble a thatched hut. The Mughals, like the Bangla Dome, देखिए so much that they use it in their architecture. The impact of other regions was also evident. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of architectural style of Gujarat and Malwa. Even though the authority of Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. देखिए यहाँ पर क्या कि विशाल साम्राज्य के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया गया। इससे कलात्मक रूपों एवं वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंचेतन में मदद मिली। देखिए मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद फिगर 9 अध्याय 9 में चित्र 11 और 12 को देखें इतना पसंद आया कि देखिए मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट। अकबर के राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतों को गुजरात एवं मारवाड़ की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल देखिए 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य को स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई।
अब आगे यहाँ पर देखिए फिगर 17 में कहते हैं डेकोरेटेड पिलर्स एंड एस्टूट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधाबाई प्लेस इन फतेहपुर सीकरी दीज फॉलो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ द गुजरात रीजन। अब देखिए फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपरा से प्रभावित है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आगे यहाँ पर जो आपको कहा गया इसमें आपको खास बात यहाँ पर देखिए रीजन सैंपल तो हो गया, इसमें आपके ये भी हो गया। तो उसके बाद आपको फिगर 17 यहाँ पर देख ही लिए। अब आते हैं देखिए यहाँ देखिए क्या कि चर्चेज डेट टच द स्काइज चर्च डेट टच द स्काई देखिए आसमान छूते चर्च की यहाँ पर बात की गई है। उसको थोड़ा देखिए यहाँ पर जो कहा गया उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए फ्रॉम द 12th century onwards attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. This architectural style known as Gothic was distinguished by high pointed arcs, the use of stained glass, often painted with scene drawn from the Bible, and flying buttresses, tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to the church. One of the best known examples of this architectural style is the Church of Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century. अब आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए आसमान छूते चर्च की बात आपको की आसमान छूते चर्च की बात यहाँ पर की गई है। देखिए 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं देखिए इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्ते दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्जों को पहचानने की कोशिश करें। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द बेल टावर्स। अब आगे हम देखिए इमेजिन आपको यहाँ पर इमेजिन था यह मतलब फिनिश हो गया। देखिए यू आर एन आर्टिसन स्टैंडिंग ऑन ए टीनी वुडन प्लेटफॉर्म हेल्ड टुगेदर बाय बम्बू एंड रोप 50 meters above the ground. You have to place an inscription under the first balcony of the Qutub Minar. How would you do this? आप एक शिल्पकार देखिए आर्टिस्ट मतलब शिल्पकार आप एक शिल्पकार और ज़मीन से 50 मीटर ऊंचाई पर बांस और रस्सी की सहायता से बनाए गए लकड़ी के छोटे से प्लेटफॉर्म पर करें। आपको कुतुब मीनार के पहले छज्जे के नीचे एक अभिलेख लगाना है। आप यह कार्य कैसे करेंगे। अब आगे हम देखिए ये आपको जो कहा गया इस बीज से मतलब की वर्ड्स मतलब बीज सब महत्वपूर्ण शब्द देखिए गो थ्रू द चैप्टर एंड मेक योर ऑन लिस्ट ऑफ 6 कीवर्ड्स। पूरे पार्ट को पढ़कर 6 शब्दों एक सूची बनाए। देखिए फॉर ईच ऑफ दिस राइट ए सेंटेंस इंडिकेटिंग व्हाई यू चूज द वर्ड। देखिए इनमें से प्रत्येक के यह बताते हुए कि आपने उस शब्द को चुनाव क्यों किया एक वाक्य लिखिए। फिर आप आगे यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ से यह अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब दूसरे अध्याय में हम आते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए दूसरा जो चैप्टर आपके यहाँ पर क्या चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन मतलब टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन इट मीन्स नगर व्यापारी और शिल्पीजन की बात यहाँ पर हम करते हैं। अब देखिए व्हाट वुड ए ट्रेवलर विजिटिंग ए मेडिवल टाउन एक्सपेक्टेड टू फाइंड। देखिए यहाँ पर जो कहा कि व्हाट वुड ए ट्रेवलर देखिए व्हाट वुड ए ट्रेवलर विजिटिंग ए मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। देखिए एक्सपेक्ट टू फाइंड दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए टाउन। देखिए यहाँ पर जो कहा कि उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए टाउन इट वाज ए टेम्पल टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ए कमर्शियल टाउन और ए पोर्ट टाउन और टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज। इन फैक्ट मैनी टाउन्स combine several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and crafts production. अब यहाँ पर आगे देखिए एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई देखिए यहाँ पर एक मध्ययुगीन नगर
की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी महत्वाकांक्षाएं रखता होगा। इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था और क्या वहाँ एक मंदिर नगर था, या क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। यहाँ पर मैप आपको दिया देखिए, मैप वन देखिए, सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसन प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया की बात यहाँ पर की गई। ये जो यहाँ पर मैप दिया गया देखिए, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी के मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र यहाँ पर आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर है क्या, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की बात यहाँ पर आपको की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मतलब आपके यहाँ पर हो गया ये क्या कि प्रशासनिक केंद्र में आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, प्रशासनिक केंद्र की बात आप यहाँ पर कहते हैं। यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू तंजाउर, द कैपिटल ऑफ द चोलाज हैज इट वाज 1000 years ago। द पेरनियर रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। वन देखिए यहाँ पर क्या ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या कि ब्यूटीफुल टाउन। वन हियर्स द बेल्स ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राज चोला। देखिए, द टाउन पीपुल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्चर कुंजरारम्मल कुंजारा मालन राजा परनुन देखिए, पेरुन ताचन यहाँ पर आपको कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो नाम आपको है क्या कि कुंजर मलन आपको है कुंजर मलन और कुंजर मलन राज पेरुथच्चन आपके यहाँ पर है। देखिए पेरुथच्चन जो आपके यहाँ पर था, हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। इनसाइड इज ए मासिव शिवलिंग। अब देखिए क्या कि यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए यहाँ पर अध्ययन आपने चोल वंश में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजा की राजधानी तंजावुर जैसा कि 1000 वर्ष पहले था की यात्रा करें। अब यहाँ पर देखिए क्या कि वर्ष में 12 महीने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। लोक नगर के वास्तुकार कुंजर मलन राज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेज विथ यहाँ देखिए क्या आपके यहाँ पर क्या कि बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेज विथ मंडप्स और पैविलियंस। किंग्स होल्ड कोर्ट्स इन दीज मंडप्स इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी। अब देखिए इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडप में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं जिसको बैरिकेड्स ऑफ आर्मी बोलते हैं। देखिए द टाउन इज यहाँ जो कहा उसको था। देखिए द टाउन इज बस्टिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन स्पाइसेज क्लॉथ एंड ज्वेलरी वाटर सप्लाई फॉर द वीवर्स ऑफ तंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरेऊर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ ऑफ फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। फाइन कॉटन्स फॉर द king and nobility and coarse cotton for the masses. Some distance away at Malai, the Satpatis or sculptors are making exquisite bronze idols and metal lamps। यहाँ पे देखिए जो आपको कहा गया
देखिए क्या कि नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ था जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्ति का उच्च कांच मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे जो कहा गया, इसमें जो आपको आगे हैं क्या, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम सेंटर्स की बात करते हैं। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिम सेंटर्स आपको यहाँ पर है। देखिए ये जो देखिए कहा गया कि तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल टाउन। देखिए टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। टेम्पल्स वर often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate, यहाँ पर देखिए डेमोन्स्ट्रेट अब यहाँ पे एक कुछ यहाँ पर मिटा हुआ है। आगे हम देखिए क्या कि तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। देखिए यहाँ पर जिनकी हृदय भाव से श्रद्धा से धार्मिक अनुष्ठान विधि निर्माण से संपन्न किए जाते थे। जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रा पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्व उत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के शरणार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि एक आपको यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखिए उसको थोड़ा सा देखिए ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। देखिए कोसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक यहाँ पर कहा गया। ब्रॉन्ज मतलब कान शादी से बोलते हैं, बेल मेटल मतलब आपको घंटा धातु हो गया, एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब लुप्त मोम तकनीक की बात यहाँ पर आपको की गई। उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। फिर आपको यहाँ देखिए कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टीन। यहाँ देखिए क्या कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टीन। बेल मेटल कंटेन्स ए ग्रेटर portion of tin than other kinds of bronze. This produced a bell-like sound. देखिए Chola bronze statues were made using the lox wax techniques. First, an image was made of wax. This was covered with clay and alloyed and allowed to dry. Next, it was heated and a tiny hole was made in the clay cover. The molten wax was drained out through this hole. Then molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा उसको थोड़ा देखने प्रयास किया। देखिए कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रांगे अर्थात टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रिंग का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। अब हम देखिए क्या है कि चोलकालीन कांस मूर्तियाँ थे दो देखे लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और देखिए और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था।
देखिए व्हाट डू यू थिंक वर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। देखिए यहाँ पर आपके विचार से इस प्रविधि के प्रयोग के क्या क्या लाभ थे। आगे यहाँ पर कहता है यहाँ पर क्या कि फिगर 1 यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि कांस्य मूर्ति। देखिए ए ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट डेमोन कलिंगा। कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस का आर्या पर काबू करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे इसी का आपके यहाँ पर है ये मूर्ति। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको यहाँ पर देखिए इसमें आगे आपको यहाँ पर क्या टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा कि उसको यहाँ पर आ गया टेम्पल अथॉरिटी। देखिए टेम्पल यहाँ पर जो देखिए टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग ग्रेजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ड वर्कर्स आर्टिसन ट्रेडर्स इटीसी सेटल्ड। देखिए सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। दज देखिए दज ग्रीव टेम्पल टाउन्स एमर्ज। देखिए टाउन्स emerge around temples such as those of भीला स्वामिन मतलब भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। देखिए मंदिर करता धरता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सनी समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार शिल्पी व्यापारी आदि मंदिर था उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामी भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। फिर देखिए पिलग्रिम सेंटर जहाँ जो कहा गया देखिए क्या कि पिलग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप वृंदावन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। अजमेर राजस्थान वाज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन द 12th century and later become the Suba headquarters under the Mughals. It provide an excellent example of religious coexistence. खावा देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती the celebrated Sufi saint who settled there in the 12th century attracted devotees from all creeds. Near Ajmer is a lake Pushkar देखिए पुष्कर which has attracted pilgrims from ancient times। अब हम आगे कहा गया क्या यहाँ देखिए तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती देखिए सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए तो उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कि मेक अ लिस्ट याद रखिए मेक अ लिस्ट ऑफ टाउन्स इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राई टू क्लासीफाई दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और हैज टेम्पल्स पिलग्रिम सेंटर्स। यहाँ देखिए क्या कहा गया कि अपने जिले के नगरों की सूची बनाइए और उनका प्रशासनिक केंद्र मंदिर नगरों तथा तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकरण करें। फिर आपको आगे देखिए सिटी मार्केट यहाँ पे एक नगर का बाजार का यहाँ पे इमेज दिया गया। फिर आप आगे यहाँ पे देखिए ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स की बात की गई है। छोटे नगरों का संजाल या छोटे नगरों का जाल जिसको उसको बढ़िया देखिए फ्रॉम द 18th century onwards the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large village. They usually had mandapika or mandi of later times to which nearby villagers brought their produce to sell. They also had market streets called
heart of later times, lined with shop. Beside there were streets for different kinds of artisans, such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smith, stone mason, etc. While some traders lived in the town, others traveled from town to town. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut, and spices like pepper. देखिए 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गाँव से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, से होती थी, जहाँ आसपास के गाँव वाले अपनी उपज बेचने अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। देखिए उनमें ऐसी गलियाँ थी या रास्ते थे जहाँ दुकानें बाजार थे, जिन्हें बाद में हाट कहा जाता था। देखिए इसके अलावा भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, तारी बनाने वालों, सुनारों, लोहार तथा पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूम कर क्रय विक्रय क्या करते थे। देखिए आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों के में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोले, नमक, कपूर, केसर, पानी, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आगे यहाँ पर देखिए ये वुड कार्वर यहाँ पर आप फिगर जो आप देखिए ये वुड कार्वर की यहाँ पर फिगर आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए एक लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ कारीगर के यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर क्या वुड कार्वर मतलब लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ जो होता है उसी को वुड कार्वर। और फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या यूजुअली ए सामंत था। देखिए यूजुअली ए सामंत देखिए यहाँ पर क्या यूजुअली ए सामंत इन लेटर टाइम्स ए जमींदार बिल्ड ए फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दीज टाउन्स। दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसन एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम डोमिनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स which had been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscription that have survived to this day. देखिए आमतौर पर कोई देखिए यहाँ पर जो आमतौर पर कोई सामंत यानी प्रवर्ती काल का जहाँ जमींदार इन नगरों में तो क्या इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी सिर्फ का था उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में क्या गया जो आज भी पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया टैक्सेज ऑन मार्केट्स की बात की गई है। देखिए बाजारों पर कर की बात यहाँ पर आपको की गई है, टैक्सेज ऑन मार्केट्स। द फॉलोइंग इज ए समरी फ्रॉम ए 10th century inscription from Rajasthan which lists the dues that were to be collected by temple authority। देखिए there were taxes in kind on sugar and jaggery, dyes, thread and cotton, on coconuts, salt, areca nuts, butter, sesame oil, on cloth. Besides there were taxes on traders, on those who sold metal goods, on distillers, on oil, on cattle fodder, and on loads of grain. Some of these taxes were collected in kind while others were collected in cash। देखिए आप बाजारों पर कर यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशु चारों और अनाज के बोरे पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ नकद रूप में वसूले जाते थे। फिर आपको यहाँ देखिए कि फाइंड आउट मोर अबाउट प्रेजेंट डे टैक्सेस ऑन मार्केट्स, हु कलेक्ट दीज, हाउ आर दे कलेक्टेड एंड व्हाट आर दे यूज फॉर। यहाँ देखिए आप बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। देखिए आप बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है।
अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल की बात करते हैं। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल होता है यहाँ पर देखिए, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल की बात यहाँ पर करते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी यहाँ पर करते हैं, बड़े और छोटे व्यापारी की बात यहाँ देखिए। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूड द बंजारास, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स formed association with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses। देखिए व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संग बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। फिर देखिए सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल इन कारवांस एंड formed guilds to protect their interest. There were several such guilds in South India from the 8th from the देखिए क्या कि from the 8th century onward, the most famous देखिए the most famous being the Manigram and Nan Desai. These guilds trade extensively both within the peninsula and with South Asia and China। अब देखिए क्या व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग, अध्याय 7 देखिए, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संग बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था। वह व्यापारी के और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बना एक साथ यात्राएं करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ अर्थात गिल्ड बनाते थे। यहाँ देखिए क्या कि दक्षिण दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए क्या कि हैज यू कैन सी, यहाँ देखिए क्या कि हैज यू कैन सी ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज a great circulation of people and goods. What impact do you think this would have had on the lives of people in towns and villages? Make a list of artisans living in towns। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों का माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गाँव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाइए। अब यहाँ देखिए क्या कि देयर वर्क, देखिए यहाँ पर क्या कि इनके अलावा देखिए क्या कि हाँ, इसके अलावा देखिए देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चेटियार्स, देखिए लाइक द चेटियार्स एंड मारवाड़ी ओसवास हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहर्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ रेड सी, पर्शियन गल्फ एंड ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। दे sold textile and spices in these ports and in exchange brought salt and ivory from Africa and spices। देखिए spices 18 देखिए चाइनीज ब्लू पोएट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये हम जो कहा देखिए इसके अलावा चेटिया और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारी में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों एवं फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। फिर आपको आगे हम देखिए द टाउन्स हुआ। देखिए आपको यहाँ पर क्या कि द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज एंड जूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लॉथ सोल्ड इन द रेड सी ports were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profit। Spices grown in tropical climate, pepper, cinnamon, देखिए यहाँ पर pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger etc. became an important part of European cooking, and cotton, such cotton cloth was very attractive. This eventually drew European traders to India। We will shortly read about how this changed the face of trading and towns। यहाँ देखिए क्या कि
पश्चिमी तट के देखिए पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीन, यहूदी और सियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। उसने देखिए उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। देखिए समय के साथ साथ व्यापार और नगरों के रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी आगे यहाँ पर जो देख रहे हैं वो आपको है क्या कि काबुल की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए यहाँ पर काबुल क्या है। देखिए यहाँ पर जो काबुल है, देखिए काबुल अपने यहाँ पर जो आपको कहा विथ ईट्स, देखिए विथ ईट्स रग्ड माउंटेनियस लैंडस्केप काबुल इन प्रेजेंट अफगानिस्तान बिकेम politically and commercially important for the 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. Beside trade in horses was primarily carried on through this route. In the 17th century, Jean Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted to 30,000 rupees annually, which was a huge sum in those days. Camels carried dried fruits, dates, carpets, silk, and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Slaves were also brought here for sale. देखिए काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, साथ ही घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि क्राफ्ट्स इन टर्न्स की बात की गई है। शहरों में जो कला है, देखिए यहाँ पर नगरों में जो शिल्प है या शहरों में जो शिल्प, उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्राफ्ट्स इन टर्न्स की बात आप यहाँ पर करते हैं। यहाँ देखिए द क्राफ्ट्स पर्सन, देखिए द क्राफ्ट्स पर्सन ऑफ बिदर, देखिए बिदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट कैम टू बी कॉल्ड बिदरी। द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ, masons and carpenters were essential to the building of temples. They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. Similarly weavers, देखिए यहाँ पर क्या such as the Saliar or K corals emerged as prosperous communities, making donation to temples. Some aspects of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent crafts. देखिए बिदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जराई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे। यहाँ पर जो कहा गया उसको था देखिए बिदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जराई के काम के इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसरे, लोहा, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार आपको सालिया या कैकुलार जैसे बुनकर भी समेत सारी वो समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी।
अब आगे यहाँ पर जो कहा गया फिगर देखिए ए 17 सेंचुरी कंडेल स्टैंड बैरेस ब्रास विथ ब्लैक ओवरले, यहाँ पर आपको ये फिगर अब जो है सॉल का ऑर्डर यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर फिगर 5 में आप यहाँ पर देखिए फिगर सॉल का ऑर्डर इसी को आप यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको कहा गया फिगर 6 की बात यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए कि फिगर 6 में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हम्पी का अहाते की टूटी हुई दीवारों से बुर्ज का दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप ए व्यू ऑफ द वॉच टावर, ए व्यू ऑफ वॉच टावर थ्रू ए ब्रोकन वॉल ऑफ द एनक्लोजर ऑफ हम्पी। हम्पी अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बोला। उसके बाद आपके देखिए एक यहाँ पर जो कहा गया ए चंदा आपको क्या द चेंजिंग फॉर्च्यून्स, देखिए द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन, शहर के बदलते हुए भाग, यहाँ देखिए द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स, शहर के बदलते हुए भाग आप यहाँ पर देखिए सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद गुजरात वेंट ऑन टू बिकम देखिए सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद गुजरात वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज बट अदर्स लाइक तंजाउर shrunk in size and importance over the centuries। मुर्शिदाबाद देखिए मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी विच रोज टू प्रोविनेंस। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया एक क्लोजर, यहाँ पर जो कहा गया सो ये देखिए द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन्स की बात की गई, द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन, शहरों के जो बदलते हुए भाग है उनको यहाँ पर देखते हैं। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, देखिए सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद गुजरात वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज बट अदर्स लाइक तंजावुर shrunk in size and importance over the centuries। मुर्शिदाबाद West Bengal on the banks of the Bhagirathi, which rose to prominence as a center for silks and become the capital of Bengal in 1704। Decline देखिए यहाँ पर decline in the course of the century has the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England। अब यहाँ देखिए क्या कि कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी कारण पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। युवा 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया था। 1704 ईस्वी में आपको बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बन गया था, लेकिन इसी सप्ताह के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। फिर आपको आगे की एक क्लोजर लुक हम्पी मछलीपट्टनम एंड सूरत की बात यहाँ पर की गई है। देखिए हम्पी मछलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र यहाँ पर डालिए। यहाँ पर आपको जो कहा गया इसमें था आप ये देखिए, इसमें जो आपको कहा गया देखिए क्या कि एक क्लोजर लुक हम्पी मछलीपट्टनम एंड सूरत। देखिए हम्पी मछलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र यहाँ पर डालिए, नज़दीक से जो एक नज़र उसको यहाँ पर देखिए। सबसे पहले देखिए द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, देखिए द आर्किटेक्चर यहाँ पर देखिए क्या द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य यहाँ पे हम देखिए। यहाँ पर क्या कि हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्मेड द न्यूक्लियस ऑफ द Vijayanagar Empire, founded in 1336। The magnificent ruins at Hampi Revel, देखिए Hampi Revel a well fortified city। No mortar or cementing agent were used in the construction of these walls, and techniques followed was to wedge them together by interlocking। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में आपको 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसा कर गुथा गया था। आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या फोर्टिफाइड सिटी की बात यहाँ पर की गई। एक किलेबंद नगर की यहाँ पर एक किलाबंद नगर की बात यहाँ पर आपको की गई, उसको यहाँ पर देखिए ए फोर्टिफाइड सिटी मतलब यहाँ पर देखिए ए फोर्टिफाइड सिटी की बात आपके यहाँ पर की गई है। एक फोर्टिफाइड सिटी यहाँ पर देखिए ए फोर्टिफाइड सिटी की बात आपके यहाँ पर की गई है। एक किलाबंद जो आपके यहाँ पर है
एक किलाबंद नगर आपके यहाँ पर, एक किलाबंद नगर आपके यहाँ देखिए। दिस इज हाउ ए पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेज डिस्क्राइब हम्पी इन द 16th सेंचुरी। एट द देखिए एट द यहाँ पर क्या, एट द इंट्रांस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु कम फ्रॉम गोवा दिस किंग हैज मेड विद इन इट ए very strong city fortified with walls and towns. These walls are not like those of other cities but are made of very strong masonry such as देखिए यहाँ पर क्या, such as would be found in few other parts and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs। देखिए एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा था जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवार अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छत सपाट चपटी है। व्हाई डू यू थिंक द सिटी वाज फोर्टिफाइड, आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? अब देखिए ड्यूरिंग देयर यहाँ पर जो कहा गया क्या, देखिए यहाँ पर था अपने यहाँ पर जो कहा गया देखिए अपने शासनकाल में ड्यूरिंग देयर रूल, देखिए ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगर रूलर्स टुक देन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनल्स। द अंतराज सागर टैंक वाज बिल्ट विद ए 1.37 किलोमीटर long earthen dams across the Maldevi River। Krishna Deva Raya built a huge stone embankment between two hills to create a massive lake near Vijayanagar, from which water was carried through aqueduct and channels to irrigate fields and gardens। यहाँ पर देखिए क्या कि अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। माल देवी नदी के ऊपर इतना किलोमीटर लंबी मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहाँ जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुँचाया जाता था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या फिगर 7 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, ये फिगर आपके यहाँ पर है क्या कि देखिए स्टोन चैरियट विथाला टेम्पल हम्पी। देखिए यहाँ पर क्या कि हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर से बना यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ देखिए क्या कि ये आपको क्या स्टोन चैरियट विट्ठल टेम्पल हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रहा आप यहाँ पर दिखाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। देखिए हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी, यू और विशिष्ट यहाँ पर जिससे कहते हैं। देखिए द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। देखिए यहाँ पर क्या द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। The buildings in the royal complex had splendid arcades, domes and pillared halls with niches for holding sculptures. They also had well-planned orchards and pleasure gardens with sculptures motifs such as the lotus and corbels. In its heyday in the 15th-16th century, Hampi bustled with commercial and cultural activities. Muslim merchants, chettis, and agents of European traders such as the Portuguese thronged the markets of Hampi। अब देखिए हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था।
अब आगे देखिए टेम्पल्स वर, देखिए टेम्पल्स वर यहाँ पे जो कहा गया टेम्पल्स वर द, देखिए टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवाशीष टेम्पल देवादासीस टेम्पल डांसर्स परफॉर्म बिफोर द डीटी रॉयल्टी, देखिए रॉयल्टी एंड मासेज इन द मैनी पिलर हॉल्स इन द विरूपताका ए फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल द महानवमी, देखिए Mahanavami festival known as today Navratri in the south was one of the most important festivals celebrated at Hampi. Archaeologists have found the Mahanami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performance as well as wrestling bouts. अब हम देखें क्या हम्पी फेयर into ruin, देखिए हम्पी फेयर into ruin following the defeat of Vijayanagar in 1505 by the Deccani sultans, the rulers of गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदर। अब यहाँ देखिए कि मंदिर के यहाँ देखिए मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदास ने विरूपाक्ष से शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमाएं प्रजाजनों के समक्ष नृत्य क्या करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि कहा जाता था, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविद ने उन महानवमी पंच को खोज निकाला है जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से न जाने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर के शासकों के हाथों में विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। अब आगे हम देखें क्या कि एम्पोरियम समझते कि एम्पोरियम आखिर क्या होता है। एम्पोरियम मतलब वाणिज्य केंद्र होता है। ए प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बाउट एंड सोल्ड। एम्पोरियम मतलब आपको वाणिज्य केंद्र, एम्पोरियम किसको कहते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा है और बेचा जाता है, उसी को हम एम्पोरियम बोलते हैं। अब देखिए हुंडी किसे कहते हैं, हुंडी समझने का प्रयास कीजिए। हुंडी देखिए हुंडी यहाँ पर क्या है। देखिए हुंडी इज नॉट रिकॉर्डिंग ए डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट। हुंडी देखिए हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यंत प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है, उसी को हुंडी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत की बात करते हैं। एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत की बात आप यहाँ पर करते हैं। एक गेटवे टू द वेस्ट की बात यहाँ पर करते हैं। एक गेटवे टू द वेस्ट की बात आप यहाँ पर करते हैं। एक गेटवे टू द वेस्ट की बात करते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार आपको है, तो सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार है। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम। सूरत इज द गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड along with Cambay, present day Khambat and somewhat later Ahmedabad। सूरत देखिए अहमदाबाद सूरत was the gateway for trade with West Asia via Gulf of Hormuz। Surat has also been called the gateway of Makkah because many pilgrim ships set sail from here। देखिए सूरत मुगल काल में क्या आज के खम्बात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत ओरमुज की खारिश होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज यहीं से रवाना होते थे। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप यहीं तक रखिए। इसके देखिए यहाँ पर फ्रॉम हियर यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे जो आपको है, तो आपको यहाँ से पढ़ना आगे वीडियो में देखिएगा।